तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं कौशिक मोहंती आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरा एक ऐसा यूनिक स्ट्रैटेजी जिसको कभी मैंने इंटेंशनली तो फॉलो नहीं किया एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, बल्कि एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद जब मैं खुद शॉक था कि एग्जामिनेशन कैसे निकला, तब मुझे पता चला कि ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जिन्होंने मुझे इस पेपर को क्लियर करने के लिए हेल्प किया था। मतलब एक टेस्टेड और प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिसको मैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ और डिटेल में आज के सेशन में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और एक अच्छा खासा मास जो मेरे तरह ही पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट्स में एवव एवरेज ना होके कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में एवव एवरेज और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में बिलो एवरेज है, उसको कैसे ये स्ट्रैटेजी हेल्प करेगा उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं कि 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आई एक्सपेक्ट कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा बिकॉज ऑलरेडी 1,25,000 लोगों ने उस वीडियो को देख रखा है। दैट वीडियो वाज हाउ आई क्लियर एसबीआई क्लर्क एग्जाम विथ माई स्कोर कार्ड। तो कैसे मैंने एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन क्लियर किया था, वो भी मेरे सारे के सारे स्कोर कार्ड, प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड, मेंस का स्कोर कार्ड। मेंस का जो स्कोर कार्ड आया था उसमें मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, 0.25 या 0.5 से अटका था। फिर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट या सेकंड वेटिंग लिस्ट पे जब क्लियर हुआ तो वो पूरे के पूरे वेटिंग लिस्ट का पीडीएफ, रोल नंबर मैचिंग सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये जो एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन था मेंस का खासकर, वो मैं सिलेक्शन के पर्पस पे नहीं गया था, बल्कि मैं वो चीज एनालिसिस और रिव्यू के पर्पस पे गया था। आप लोग अभी रिसेंटली एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के दिन देखे कि मैंने खुद एग्जामिनेशन दिया था, खुद आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दिया था। बट ये चीज अभी या 4-5 साल से ही नहीं चल रहा है, ये चीजें 2016 से चल रहा है। 2016 से ही जब मैं खुद एग्जामिनेशन दे रहा था और साथ ही साथ जब मैं 2016 के एंड में टीचिंग में घुसा तब भी मैं एग्जाम दे रहा था, तो मैं अपने एग्जामिनेशन देने का जो एक्सपीरियंस है वो अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता था, उससे उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलता था। फिर वही चीज जब हमने यूट्यूब चैनल ओपन किया तो यहाँ पे भी डिलीवर करना चालू किया, क्योंकि उससे बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है और हमारे चैनल को भी एक अच्छे खासे ऑडियंस का रीच मिलता है। तो दैट वाज द पर्पस ऑफ अटेंडिंग दैट एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन। उस टाइम पे मैं खुद आरआरबी में पोस्टेड था, तो मैं बस उसको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के तहत, ताकि बच्चों को आने वाले दिनों में कैसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं और उसके लिए उनको कैसे एग्जाम रेडी किया जा सकता है, वही आपका सिंपल पर्पस है। और साथ ही साथ कुछ बच्चे आंसर टैली करना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैं जिस भी एग्जामिनेशन का एनालिसिस करता हूं सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बताता कि ये है, हर एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको कॉपी पेस्ट देता हूं उसी दिन उसी एग्जामिनेशन के आधे घंटे के बाद, जो कि बैंकिंग में कहीं पे नहीं होगा। बिकॉज बैंकिंग में आपको ना आंसर की मिलता है ना कुछ मिलता है, तो आप अपने आंसर को टैली करने के लिए जो हेल्प है वो कहां से लेंगे। तो वो चीज हम एक छोटी सी कोशिश रहती है कि इन सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस तक के जरिए आपको पहुंचाए। तो ऐसा ही कुछ नजारा था कि एनालिसिस के पर्पस पे गए थे और पेपर निकल गया। तो जब रिजल्ट आया तो मैं खुद शॉक था कि ऐसा हो कैसे सकता है, बट बाद में जब हमने रिलेट किया तो जो जो पॉइंट्स निकले मैं उन पॉइंट्स को आप तक रखना चाहता हूं। लेकिन बिफोर एक्सप्लेनिंग दीज पॉइंट्स, सबसे पहले मैं एक ऐसे मास को यहां से अभी जाने के लिए कहूंगा जो इन चारों के चारों सेक्शन में डिसेंट है। आई मीन आप जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ भी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि आप टॉपर हो, मतलब कंफर्टेबल हो, क्वेश्चन दिए जाए तो पढ़ रहे हो, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, आंसर्स बढ़िया हो रहा है। इंग्लिश में भी आपका अच्छा खासा कमांड है, क्वांट में भी अच्छा खासा कमांड है, रीजनिंग में भी अच्छा खासा कमांड है। तो अभी से मैं आपको कांग्रेचुलेशंस बोल दे रहा हूं, सर क्या मेरा एसबीआई क्लर्क निकल गया? मैंने कहा एसबीआई क्लर्क का तो पता नहीं, लेकिन इस साल कोई ना कोई मेंस एग्जामिनेशन आप गारंटेड निकाल लोगे। तो आपके लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। तो सर ये किन के लिए स्ट्रैटेजी है? आपने ऐसा देखा होगा बहुत से बच्चे होते हैं जिनका एक सब्जेक्ट का बत्ती गुल रहता है, जैसे कि मेरे लिए ये वो सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं चीजों को ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन करके याद नहीं रख सकता। तो सर एरिथमेटिक तो बड़े खूबसूरत, एरिथमेटिक को मैं कभी याद रखने के चक्कर में नहीं करता, वो प्रैक्टिस के जरिए अपने आप समा गया है। लेकिन इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ी ना प्रैक्टिस से आते हैं, ये चीजों को आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे हैं बहुत से टेक्निक्स हैं जिन चीजों के थ्रू, जैसे कि स्टोरी टेलिंग है, बहुत से चीजें लिंक करके पास्ट में जाके सारी चीजों को करोगे तो आपको वो चीजें अपने अंदर समा सकते हो। बट इतना टाइम बच्चे नहीं दे पाते एस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको मैनेज करना होता है। तो मैं, जैसे मेरा ये सब्जेक्ट है, किसी और का इंग्लिश में बत्ती गुल होगा, किसी और का क्वांट में बत्ती गुल होगा, किसी और का रीजनिंग में बत्ती गुल होगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो ना, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त काम करने वाला है। बिकॉज इस पेपर में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और अगर इस सेक्शन में, मतलब इस जो एग्जाम है इसमें अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मान के चलो कि आपका ये सब्जेक्ट वीक है, जैसे कि मैं अपने बारे में पहले बात कर लेता हूं कि मेरा वो स्ट्रैटेजी क्या था, फिर हम आपके बारे में सारे के सारे पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। तो मेरे पास लगभग यहां पे अगर देखें तो इन तीन पेपर में मैं इसको भी अभी के लिए अपना वीकनेस ही मानता हूं।
मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं ये दोनों तो आपको पता है, मैंने ये दोनों ही दोनों सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, दोनों की वीडियोस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको इस चैनल पे केवल क्वांट का वीडियो मिलेगा, आपको रीजनिंग के भी वीडियोस मिलेंगे उसी टाइम के, 3-4 साल पहले सारे टॉपिक वाइज वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो मतलब मेरा इन दोनों पे अच्छा खासा कमांड है। और लकीली इस पेपर में जहां सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यहां पे अगर हम देखें तो मेजर मार्क्स यानी कि 110 मार्क 200 से, यानी कि 55% आपके जो मार्क्स हैं वो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से हैं। 55% मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, क्योंकि शायद क्या पता 55% का मार्क्स देके टाइम पूरे एग्जामिनेशन का सिर्फ 10% दे, तो बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो 90 मिनट्स का टाइम, 2 घंटे 120 और 40 160 में से अगर हम देखें तो 9/16 यानी कि 56.25% का पूरे टाइम का, कंप्लीट टाइम का टाइम इन दोनों सब्जेक्ट में है। मतलब इस सब्जेक्ट में, इन दोनों सब्जेक्ट में आपके पास अच्छे खासे अमाउंट ऑफ टाइम भी है और अच्छे खासे अमाउंट ऑफ मार्क्स भी हैं, जिनसे आप अपने इस पेपर के ओवरऑल कट ऑफ तक पहुंचने का एक सपना जो है वो पूरा कर सकते हो। बट आप में और मुझ में हल्का सा तो अंतर रहेगा, हालांकि इतना ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। आज के डेट में मेरे क्वांट और रीजनिंग का जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैंने तैयारी साल 2016 से स्टार्ट किया था। अगर मैं उस टाइम से लेकर अभी तक की बात करूं तो लगभग 8-9 साल हो गए। बट जब हमने इस पेपर को क्लियर किया था तब तो साल 2020 का था, तो मतलब हमें भी ज्यादा नहीं 3-4 साल हुए होंगे। तो आज भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद 3-4 साल से इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका और मेरा नॉलेज तो सेम कह नहीं सकता, टाइम ऑफ प्रिपरेशन सेम है। तो मतलब आप भी, अगर मैं इन दोनों से एक मेजर मार्क्स पुश कर सकता था उस टाइम में, आप भी आज के डेट में पुश कर सकते हो। तो मैं बस आपको यह चीज कहना चाहता हूं कि इन दोनों के ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इस यूनिक स्ट्रेटजी, इसीलिए तो मैंने उनको अलविदा कर दिया। क्या मैंने कहा था ये सबके लिए कारगर होगा? नहीं। जिनका सारे के सारे सब्जेक्ट्स में डिसेंट है, मैं उनको क्यों इसमें ट्रैप में लाऊं? वो तो बढ़िया से पेपर कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट में बत्ती गुल है, तो अगर आप कहीं ना कहीं कुछ लॉस में हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ना सिर्फ स्कोर वाइज बल्कि टाइम वाइज। अब एक चीज आएगा कि सर इन दोनों में से मैक्सिमम में कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। अब मैं एक छोटा सा नंबर, जो कि इस साल यानी कि साल 2025 के एसबीआई क्लर्क मेंस में उनका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है, वो भी स्टेट वाइज अलग अलग है, बस एक नंबर देना चाहता हूं। अगर आप पिछले 2 सालों की बात करो, यानी कि 2023 2022, इनमें जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो एसबीआई क्लरिकल मेंस के स्टेट्स में डिफरेंट जो कट ऑफ है, उनके अगर आप मेजर नंबर्स देखोगे तो वो 80s के घर में है। और उससे 2 साल पहले यानी कि 22 और 21 की अगर हम बात करें, 21 और 20 की अगर हम बात करें, तो नंबर्स 80s में भी है और कुछ स्टेट्स के नंबर्स आपके 90s में भी है। तो मतलब 80s 90s आपका ये एक ओवरऑल रेंज कट ऑफ पास्ट में गया हुआ है। अगर एग्जामिनेशन का लेवल डिक्टो वही रहा, तो इस साल कट ऑफ कम हो जाएगा। सर रीजन कुछ खास? मैंने कहा रीजन बड़ा खास है, आपके वैकेंसीज इस बार जबरदस्त निकले हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। लेकिन अगर एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ा तब तो सर कट ऑफ और कम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ, क्योंकि आप इसको नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से कर सकते हो। इस साल का वैकेंसीज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर ईयर्स। ओके सर, अगर वैकेंसीज बहुत ज्यादा है तो अगर उसने लेवल ऑफ डिफिकल्टी को फिक्स रखा तो भी आपका कट ऑफ कम हो जाएगा जो नंबर है। और अगर उसने लेवल ऑफ डिफिकल्टी को पुश किया, जो कि वो कर रहा है, आपने फील किया है एसबीआई क्लरिकल का प्रीलिम्स और एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स देके, तो अगर उसने इस बार इसका लेवल और पुश किया तो कट ऑफ और कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के अटेम्प्ट्स कम होंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इस केस को देखें तो इस बार के कट ऑफ में अपने एक्सपीरियंस और ये कॉमन सेंस से भी कह सकता हूं कि थोड़े बहुत पिछले सालों के मुताबिक कम जाएगा। अगर आपके 80-90s में जो थे वो 80s तक भी जाए, मैं कोई नंबर्स नहीं दे रहा भाई, पहले से बोल दो, नहीं तो वीडियो डिलीट कर दूंगा भाई अभी के। इसको अलग तरीके से मत लो, ये ज्ञान अलग दिशा जा रहा है, तुम इसको और अलग जगह मत कनेक्ट करो, बस एक इंपॉर्टेंस जो है उस चीज को समझो, बस वो लिंकेज को समझो। तो अगर आपके कट ऑफ 80s में है तो आपने 110 मार्क्स में से अगर आपके पास यहां पे 45 मिनट है और अगर आपने 35 तक का भी यहां पे अटेम्प्ट ले लिया तो 70 मार्क तो आप यहीं से ले लोगे। ऑब्वियस बात है, ये बत्ती गुल हो या बत्ती गुल हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो इसमें से करोगे, तो ओवरऑल आपके जो अटेम्प्ट्स है वो 80+85 डिसेंट हो जाएगा और कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट यहां पे बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सर क्या? इन दोनों सब्जेक्ट पे तो आप लोग एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हो, क्योंकि ये तो हुआ, नहीं तो नहीं, आपके सामने ही क्वेश्चन है, आपके सामने ही आंसर है। बट इन दोनों में बच्चे क्या करते हैं? गेसवर्क करते हैं। बस एक चीज खुद को कंट्रोल कीजिएगा, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ले रहे हो ना, तो इस स्ट्रैटेजी में अगर आप इन दोनों से बस एक कम नंबर की अपेक्षा कर रहे हो, क्योंकि ये आपको कोई सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं करना है कि 10 लाना है, 12 लाना है, 15 लाना है, 2 लाओ, 5 लाओ, जितना ला सकोगे उतना लाओ, बस मैं उतना डिमांड कर रहा हूं आपसे।
तो वहां पे सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा एक्यूरेसी। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो आपको एक्यूरेसी पे बहुत अच्छा खासा कमांड हासिल करना है। अगर आपने ये करने के साथ साथ यहां पे गेस वर्क कर दिया और यहां के बनाए हुए मार्क्स आपके चले जाएंगे ना, तब भाई ये स्ट्रैटेजी और काम नहीं देगा। अब मैं और डिटेल में घुसना चाहूंगा कि सर आपने तो बोल दिया कि इन दोनों पे अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर मेरा इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है, तो मैंने कहा अगर किसी एक सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है तो दूसरा वाला कम से कम डिसेंट और तीसरा वाला भी इन दोनों में से डिसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों में 32 गुल और एक में स्टैंडर्ड, तब तो भाई इस पेपर के निकालने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि आप ओवरऑल वो नंबर पहुंच ही नहीं सकते। पेपर बहुत ज्यादा भी इजी नहीं देगा, मैंने खुद ही कहा है पेपर का लेवल थोड़ा टफ तो करेगा। तो इसलिए आप क्या मतलब फेलते ही जाओगे क्या? सर मैं बिना पढ़ के, सर कुछ भी सब्जेक्ट नहीं आता, सर मेरा तो प्री भी क्लियर नहीं होगा, मैं मेंस दे दूं, ऐसे करते रहोगे तो क्या ही होगा। तो इसीलिए मैंने जो चीजें कहा है कि इनकेस अगर आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है स्ट्रेंथ, बाकी दो अगर आपके पास डिसेंट है तो भी चलेगा, आप इस पेपर को निकाल सकते हो, बिकॉज ओवरऑल आप उस नंबर पहुंच सकते हो। बिकॉज अब जब ये सब्जेक्ट डिसेंट है तो मैं इससे 7-8 नंबर नहीं, बल्कि डिसेंट मतलब कम से कम मैं 40 में से 15-20 नंबर तो एक्सपेक्ट करूंगा, मिनिमम 15 प्लस तो एक्सपेक्ट करूंगा। डिसेंसी जब मैं मेंटेन करने की बात कर रहा हूं, रीजनिंग में डिसेंसी मेंटेन करना मतलब मिनिमम एक 20-25 मार्क तो मैं डिसेंसी एक्सपेक्ट कर सकता। भाई 45 मिनट्स का टाइम है, क्लरिकल मेंस का पेपर है, 2-2 मिनट में एक एक क्वेश्चन करोगे तो भी आप 22.5 नंबर मतलब क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। मार्क्स में और ज्यादा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन के 60 नंबर है, मैं तो नंबर की बात कर रहा हूं। तो मतलब यहीं से अगर आप एक अच्छा खासा डिसेंट अटेम्प्ट ले लोगे, ये आपका स्ट्रेंथ है, तो बाकी आपको यहां से लेना पड़ेगा। और जब ये स्ट्रेंथ है तो इसमें पुश एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा, जितना 30-35 एक्सपेक्ट करे तो उससे थोड़ा ज्यादा पुश। तो ये सब तो बात लगा रहेगा, ये तो आपका हमने ओवरऑल ऊपर से बता दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड करना चाहता हूं जो इसमें थोड़ा लॉजिक डालेगा। हाँ सर समझ गया, मेरा ये स्ट्रेंथ है, मेरा ये वीकनेस है, लेकिन आने वाले दिनों में करना क्या है? करना सबसे सिंपल चीज है, जो आपका वीकनेस है उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। पहला पॉइंट क्लियर है? रीजन बड़ा सिंपल है, आप अगर एक सब्जेक्ट के वीकनेस के साथ इस पेपर को निकाल सकते हो तो उसमें और ज्यादा टाइम इंडल्ज करना जरूरी नहीं है, आप ढूंढ लो। बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इन दोनों में से अगर कोई है तो अच्छा है। सर ऐसा आप तो रेसिस्ट निकले। मैंने कहा रेसिस्ट नहीं, कोई सब्जेक्ट की ओर इंसल्ट नहीं है, मार्क्स की ओर इंटरेस्ट है। सर क्या है? सर देखो यहां पे मेजर मार्क 60, 50, 110, यहां पे 90। सर आपने अपने सब्जेक्ट 50 को ऊपर रखा लेकिन जनरल अवेयरनेस 50 को नीचे रखा, जबकि दोनों 50-50 ही है। आपने जनरल अवेयरनेस को देखा है? हाँ सर देखा है। वो कैसा दोगलापन दिखा रहा है पेपर में, सच कर एक बार कमेंट कीजिएगा। टीचर लगे हुए हैं, स्टूडेंट लगा हुआ है, दिन रात पढ़ रहे हैं, सारे चीजें कवर कर रहे हैं, पेपर में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मैं कोई सब्जेक्ट को ऑफेंस नहीं कर रहा, कोई एजुकेटर को नहीं, मैं सीधा सीधा ये क्रिटिसिज्म देता हूं एग्जामिनर को, जो इंटेंशनली ऐसा क्वेश्चन पता नहीं क्यों फ्रेम करता है। मतलब क्या उसको रिक्वायरमेंट है कि वो मतलब नीचा दिखाना चाहता है स्टूडेंट को या एजुकेटर को? क्या है, एजुकेटर अपना पूरा बेस्ट दे रहा है, जितना दे सकता है, सच बता रहा हूं। स्टूडेंट तो उससे ज्यादा बेस्ट दे रहा है, वो बेचारा 3-4 एजुकेटर के पास लगा हुआ है कि नहीं यार इस बार तो अच्छे स्कोर करने हैं, 3-4 जगह से मटेरियल कलेक्ट कर रहा है, 3-4 जगह से पीडीएफ कलेक्ट कर रहा है, रातों रात रटे रहा है। पेपर के दिन भी जो उससे पूछो धार 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 पूरा गोली चला रहा है, लेकिन वो कुछ और ही पूछ रहा है। तो वो चीजें, इसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इससे ट्रस्ट वाला प्रॉब्लम है। अगर ये आपका कोई एक सॉल्विंग वाला चीज होता ना, सॉल्विंग यानी कि जैसे कि क्वांट और रीजनिंग, क्वेश्चन ये है, मेथड हमें सिखा दिया गया, अटैक, वैसा चीज होता तो मैं इस पे ट्रस्ट कर लेता। इवन मेरा थोड़ा ट्रस्ट इंग्लिश के लिए भी है कि भाई ये इतने में ही तो आएगा, एरर डिटेक्शन ही तो आएगा, यही तो आएगा, अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो कुछ क्वेश्चंस तो कर पाऊंगा। बट यहां पे ट्रस्ट इश्यूज है, बिकॉज पास्ट में इसने बहुत बार धोखा दिया है। तो अगर आपका ये वीकनेस है तो इस पे आप टाइम इन्वेस्ट करके बिल्कुल लॉस कर रहे हो, बल्कि इसके जगह आपको क्या करना चाहिए, एक बार मैं आपको प्रॉपर टू डू लिस्ट बता देता हूं। मान के चलो कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो वीक है, और ये माई ओन स्ट्रैटेजी है, तो इसीलिए मैं 10 बार इसी को ही वीक बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा सच में वही वीक है, मैं क्या करूं, इसीलिए तो मैंने माई ओन स्ट्रैटेजी बोला, और कुछ बोला क्या मैंने? नहीं ना। तो इस पे आप अगर टाइम दोगे तो वो उतना आपको आउटपुट नहीं दे सकता है, उससे अच्छा आप इस पे लीस्ट टाइम दो, आप इस पे कम से कम टाइम दो। और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सारे एजुकेटर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जैसे हम यहां पे क्वांट में लिखते हैं पेपर यही आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, वैसा ही आता है, वैसे सारे एजुकेटर्स, मैं क्वांट में अकेला नहीं हूं, और भी क्वांट के एजुकेटर जो जैसा बोल रहे वैसा आ रहा है, बिकॉज हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं पेपर को।
तो जहां से आप जनरल अवेयरनेस लोग चीजों सीख रहे हो, वो भी तो एक एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर है, तो जो वो बोलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम आप उस पर फोकस करो। क्या पता उससे अगर एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आपने कम टाइम दिया और थोड़ा बहुत उससे आपने आउटपुट फायदा निकाल लिया, तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आपको सारे सब्जेक्ट बैलेंस नहीं करना होगा, एक सब्जेक्ट आपका कट गया। सर अगर मेरा वीक इंग्लिश है तो मुझे क्या करना है? मैंने कहा देखो भाई, अगर आपके स्ट्रेंथ है तो मैं आपको बिल्कुल चेंज नहीं करने के लिए कहूंगा, लेकिन अगर आपका वीकनेस है तो आपको क्या करना है? आपको अगर वीक हो तो मतलब आपका उस सब्जेक्ट के प्रति जो नॉलेज है वो कम है, मतलब आपने अच्छे से उसका एंटायर सिलेबस कवर अप नहीं किया है, राइट? अभी अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जाओगे, स्टार्ट करोगे, तो आपका कभी मन नहीं करेगा, क्योंकि पेपर सर पे है। आप बैठ के जीरो से अगर कोई चीज स्टार्ट करोगे तो कभी पढ़ने का मन ही नहीं करता, ये सबको पता है। आप डेली डे 1 पढ़ोगे, डेली डे 1, डेली आज स्टार्ट करूंगा, थोड़ा देख लिया है क्या, स्टार्ट कर लिया है क्या, तो इस वजह से इसको स्टार्ट मत करो, इसको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट से सॉल्व करो। मॉक में जितना ज्यादा सेक्शनल मॉक अगर आप इसका मेंस का दे पा रहे हो तो अच्छी बात है। बस उसमें एक चीज ध्यान रखना, आप अगर जितने वीक हो आपको उतने एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आप बस भाई का एक बात मानो और कुछ मत करो, आप बस इस पे एक्यूरेसी 100% लाओ। सर एक्यूरेसी 100% लाया, पूरे 40 क्वेश्चन में से मेरा एक ही क्वेश्चन बना, चलेगा? इतना कम तो हो नहीं सकता है, आपको भी पता है। 3 4 हो, 5 हो, 6 नंबर तक हो, 7 नंबर तक हो, जितने भी क्वेश्चन करो होशो आवाज में करो, जिसके आपको पॉइंट्स भी पता है। अच्छा ये मैं एरर कह रहा हूं, मतलब ये यहीं पे इसी वजह से एरर है, ऐसा नहीं कि ये पढ़ रहा हूं अजीब लग रहा है। सर आप तो ऐसे करते हो, मुझे कंपेयर करोगे अपने साथ है? मुझे कंपेयर करोगे? जस्ट किडिंग, इंग्लिश मेरा जोन है नहीं, मैं कोच हूं, आप स्टूडेंट हो, आपको पेपर क्लियर करके एग्जाम मतलब क्लियर करके नौकरी चाहिए, तो मेरे इंग्लिश के साथ अपना इंग्लिश कंपेयर मत करो, मेरे क्वांट के साथ कंपेयर करना है तो करो। इसलिए मैं आपको पूरा गुरु ज्ञान दे रहा हूं, एक मतलब पूरा एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं कि आपको बस एक्यूरेसी पे फोकस करना है। कि अगर आप किसी को एरर मान रहे हो, या वर्ड स्वैप कर रहे हो, या फिर फिलर्स भर रहे हो, क्लोज टेस्ट कर रहे हो, या फिर आप मीनिंगफुल वर्ड सेंटेंस कुछ बना रहे हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो जो चीज आप मार्क कर रहे हो ना, उसके पीछे का रीजन आपको मालूम होना चाहिए, यही गलत है, इसको ऐसे सुधारा जाएगा, सब कुछ, तब जाके आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? जब आप 100% एक्यूरेसी के साथ जाओगे तो आपने 7 नंबर 8 नंबर, क्या होता है एक्यूरेसी जब आपका डगमगाता है, जब आप 15 क्वेश्चन करके आते हो 6 नंबर आते हैं, तो रियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते ही आपको डर लगने लगता है, हाँ या ना? बट अगर आप 8 क्वेश्चन कर रहे हो और 8 सही है, वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होता है। नहीं, ये कमेंट कीजिएगा कि अगर आप 15 क्वेश्चन करके 10 नंबर लाते हो, वो आपको ज्यादा अच्छा फीलिंग देता है इंग्लिश में, या 8 नंबर करके 8 नंबर, भले ही 2 नंबर कम आए, लेकिन 8 क्यों 8 आता है, वो आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस नहीं देता। तो अभी से रियल एग्जामिनेशन तक आप जितना 100% एक्यूरेसी मॉक पे रखोगे, रियल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन चाहे किसी भी सेक्शन का हो, आपके मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में थोड़े इजियर साइड में रहेंगे। जब आपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस कर लिया तो इजियर साइड वाले क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, और उस टाइम पे जब आप करोगे तो आपके रीसेंट पास्ट में 100% एक्यूरेसी होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस पिक पे होगा, तो जो जो क्वेश्चंस आप करोगे ना बिल्कुल सही करके आओगे। एक्यूरेसी मेंटेन पेपर में भी होगा और अच्छा खासा नंबर अटेम्प्ट रहेगा। इस चीज को आपको कोई नहीं बता सकता जिसमें वो एक्सपीरियंस नहीं है। बेचारे हम भी इंग्लिश में वैसे ही फंसे हुए थे, इसलिए हमने इंग्लिश में हमेशा एक्यूरेसी फोकस किया है। आपने मेरे जितने भी सेल्फ गिवन एनालिसिस देखा है, मैं जब बोलता हूं 12 नंबर किया हूं 12 ही आता है, 16 नंबर किया हूं 16 ही आता है, आपने देखा है। 11 नंबर करता हूं 11 नंबर ही आता है, भले ही कट ऑफ 10.25 क्यों ना हो, मैं 11 रखा हूं, वो बात अलग है, बट 11 क्या है भाई, मतलब 11 आएगा। तो मैंने जो अपना स्ट्रेटेजी वो मैंने आपको बताया। अब इंग्लिश पे तो सर हमने मॉक टेस्ट से पढ़ना आपने बोल दिया, जनरल अवेयरनेस से तो आपने बोल दिया कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एजुकेटर्स बोल रहे हैं वो कर दो। जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ और एक पॉइंट छूट गया था, इसलिए मैं वापस उस पॉइंट पे पहले आपको लेके आ जाना चाहता हूं। वो पॉइंट ये है कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर वीडियोस देखें या पीडीएफ देखें, पढ़ें, एग्री करोगे? ये कॉमन क्वेरी रहता है, इसको मैंने आज रिजॉल्व कर दिया आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी वीडियोस देखने वालों में से हो और वीडियोस आपके डेली पार्ट का एक रूटीन, एक पार्ट बन गया है डेली लाइफ का, तो देन डू स्टिक टू इट, प्लीज चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। ये लॉन्ग टर्म में आपको बाकी एग्जाम, क्योंकि क्या होता है ना, अभी आप एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए पढ़ रहे हो, एसबीआई क्लर्क मेंस खत्म होगा तो उसके बाद किसी ना किसी एग्जाम का प्री स्टार्ट होगा, तो हमारा ज्यादा फोकस प्री पे रहेगा, तो वहां पे करंट अफेयर्स छूट जाता है। तो अगर आज के डेट में आप एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर वीडियोस का हैबिट बना लिए हो ना, तो उसको अगर आप लास्ट करके लोगे ना, तो उसके बाद आने वाले प्री एग्जामिनेशन के वक्त भी आप वीडियोस देख रहे होंगे और उसके मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप रेडी हो गए होंगे। छूटना नहीं चाहिए आदत।
बट अगर आप उनमें से हो कि सर आप ही मेरे उम्मीद हो, मैंने कहा मैं पढ़ाऊं क्या, नहीं 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 सर मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाओ मालिक, तो मालिक रास्ता बस इतना दिखाएगा कि अगर आपने वीडियो स्टार्ट नहीं किया तो वीडियो स्टार्ट मत कीजिए, वीडियोस थोड़े ज्यादा टाइम लेते हैं। अभी के लिए एसबीआई क्लरिकल मेंस के लिए आप इससे जूझ रहे हो ना, तो आप पीडीएफ से ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं, जो भी वो मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ वगैरह देते हैं जिसमें कम आपका कंटेंट रहता है लेकिन पावरफुल कंटेंट रहता है, जो गारंटी है कि पूरा एक महीना इतने में ही कवर्ड है, पूरा एक वीक इतने में ही कवर्ड है, पूरे एग्जामिनेशन एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए ये 200 क्वेश्चन ही काफी है। वैसे अगर आपके एजुकेटर्स कुछ कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स आप बाय हार्ट करने की कोशिश करो। तो ये था आपके इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में जितना मैंने बताया। और बाकी इंग्लिश के लिए जिन एजुकेटर्स को आप फॉलो करें उनका मेंस का क्लासेस तो आप देखते ही रहोगे, वो तो बात अलग है। बाकी मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, या फिर अगर सेक्शनल खत्म हो गया तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे भी आप जा सकते हो। बाकी एक बार हम बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर। सर इसमें और इसमें आपने जबरदस्त ज्ञान दिया, मुझे अच्छा लगा सर, जेन्युइन। इसमें क्या ज्ञान दोगे? जेन्युइन। जेन्युइन तो इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। मैं पिछले 8 साल से एग्जाम देते आ रहा हूं, आज तक कंप्यूटर एप्टीट्यूड से सवाल नहीं आया। सर इस साल आ गया तो भाई इससे ज्यादा बैड लक और कुछ हो सकता है। मैं क्या बताऊं। तो मैंने तो बस अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आज से 8 साल का पहले का पेपर तो आप कभी नहीं देखे होंगे, मैं देखा हूं तो कभी नहीं आया है, लेकिन इस बार आ गया तो बैड लक। तो सर बी सीरियस सर, आप मेंटर हो हमारे, आप अगर ऐसे बात करोगे, ऐसे कैजुअली बात करोगे तो हम क्या ही लेसन लेंगे। जेन्युइन बात कर रहा हूं कि जितना एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, जितना प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि वो जब 50 क्वेश्चन 60 मार्क के दे रहा है तो वो कभी ये ट्राई नहीं करेगा कि रीजनिंग लेवल का, क्योंकि आपको भी पता है कि रीजनिंग के लेवल, रीजनिंग के औकात तक कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पहुंच सकता। बिकॉज अगर उसको कंप्यूटर के क्वेश्चंस देने तो आपको भी पता है कितने बेसिक क्वेश्चंस वो देता है। सर हमें कैसे पता चलेगा? आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का आपने फाइल नहीं देखा कंप्यूटर का, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इस साल का ना हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, बहुत डायरेक्ट होते हैं। तो वही आपका कंप्यूटर का लेवल होता है बैंक एग्जाम्स में, क्योंकि जब वो आपसे फॉर्म में भरवाता है तो वो मांगता है कि कंप्यूटर आपने कैसे पढ़ा, बेसिक नॉलेज है, और स्कूल में पढ़ा है क्या? हाँ सर, बस उतना ही उसको चाहिए। तो स्कूल में तो यही पढ़ेंगे ना, बेसिक चीजें। तो वो जो क्वेश्चंस है उनका लेवल कभी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस के लेवल को मैच नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो आज तक वो क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं। और अगर भी कोई क्वेश्चन दे दे तो मैं इतना आपको गारंटी देके के कह सकता हूं, अगर आपने पास्ट में कभी कंप्यूटर पढ़ा है ना तो आपको ऑप्शंस देख के वो चीजें याद आ जाएगा। तो इसलिए इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। हाँ हो सकता है कि एग्जामिनेशन से एक वीक, वो आप रिजल्ट आने तक का इंतजार कर सकते हो। रिजल्ट आने के बाद एग्जामिनेशन से एक वीक पहले आपको कोई भी, मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, मैंने हमेशा से दिया है, टेलीग्राम पे एक पीडीएफ दे दूंगा, 10 20 30 पेजेस का वो पीडीएफ है, उसको बस एक बार ओवरलुक करोगे, आधी चीजें तो आपको वैसे ही मालूम होगा, बस एक ओवर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए कि अगर आ गया तो मैं कर लूंगा, नहीं तो आपका दिमाग वहीं खेलता रहेगा, अरे यार कंप्यूटर नहीं पढ़ा, कहीं कंप्यूटर के 60 नंबर कंप्यूटर के आ गए तो। बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, तो कि होगा नहीं। तो इस पे आप अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम इस पे वेस्ट करने के अच्छा आप इसी पे फोकस कीजिए। और रीजनिंग पे जब आप फोकस करो ना, आप केवल मिसलेनियस के भरोसे या केवल पजल के भरोसे ना जाइए, दोनों को ही, दोनों के ऊपर ही आपको स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल करने, किसी एक से आपका एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि पूरे पेपर में बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट होकर बढ़िया से पूरा पेपर बना होगा। तो इसीलिए इस पे दोनों पे फोकस कीजिए। जिन एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो मेंस के, उन्हीं एजुकेटर को स्टिक कीजिए। बाकी मॉक टेस्ट में आपके सबसे ज्यादा काम हो जाते हैं। लास्ट में अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए तो आपको लोड लेना नहीं है, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट आपने कवर कर लिया होगा। बाकी अभी आपके लिए एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 का क्रैश कोर्स चालू कर दिया गया है, जहां पे आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के जबरदस्त क्लासेस चल रहे हैं। यहां पे कल एक और लेक्चर होगा। लास्ट जो लेक्चर था उसके लिए सॉरी सर, सॉरी क्यों, लास्ट से लास्ट वाले लेक्चर्स यानी कि ये वाला लाइव जो था, इसमें हमने जब मेंस क्वेश्चन की सच्चाई आपको दिखाया, जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाया, तो आप में से ज्यादातर बच्चे बोले कि सर ये क्या क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है सर, क्यों हमें गुमराह कर रहे हो सर, क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो, इतना इजी नहीं आता है। तो मैंने आपको कहा कि भाई ये सारे के सारे आ चुका है प्रीवियस ईयर साल 2023-22 के क्वेश्चन। आप में से आधे बच्चे भी ना ना नेवर नेवर, मैं तो मानने वाला नहीं। तो मैंने कहा लेवल बढ़ा देते हैं। तो मैंने क्या किया, एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 में जो टफेस्ट शिफ्ट है वहां पे क्वांट कैसे आ सकता है, वो एक सीरीज, मतलब वो एक सेशन लिया, और बच्चे भी लगे सर ये क्या क्वेश्चन है, ये तो नहीं आएंगे। अब मैं आपसे क्या ही कहूं, ना ये आएंगे ना ये आएंगे, तो तू ही बता दे इस बार एग्जामिनेशन में क्या आएगा, मुझे दे दे, मैं वही पढ़ा दूं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं पहले से खुद ही बता दे रहा हूं। ये बस एक आपको बताने के लिए कि इस लेवल पे भी हम पढ़ा सकते हैं, बट पढ़ा इसलिए नहीं रहे ताकि हमारा जो रिलेवेंसी है वो मेंटेन रहे भाई, ताकि हमारा स्पीड भी मेंटेन रहे। क्वेश्चन को पढ़ने का स्पीच रेट, उसको अप्रोच करने का, उसको मेथड करने का जो टाइम है, वो सब कुछ फिक्स रहे। अगर हम
एग्जामिनेशन से बियॉन्ड लेवल प्रैक्टिस करेंगे तो हम कहीं ना कहीं थोड़े स्लो हो जाएंगे। इसलिए बैक टू रियलिटी, कल जो हमारा सेशन होगा वो रियल एग्जामिनेशन लेवल का होगा। और एक चीज मैं आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में कह देता हूं कि बहुत से बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो इन सारे सब्जेक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ मेंस वर्ड के लिए डरे हुए रहते हैं। एग्री करोगे? उनको और कुछ नहीं लेना, मेंस इतना हाई। तो आप बस हर एक का प्रीवियस ईयर पेपर साल 2023, 22, 21 का 3 साल का बना दो, आपके आंखें खुल जाएंगे कि मेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक फील आएगा कि यार ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में देखा था। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि मेंस जो है वो अलग अलग होते हैं। क्लरिकल मेंस अलग होता है, बहुत नीचे लेवल रहता है, पीओ मेंस बहुत अच्छे ऊपर लेवल पर रहता है। तो आपको ये रियलिटी चेक होना चाहिए। मैंने तो आपको क्वांट का रियलिटी चेक पूरा का पूरा दे दिया है। आप एसबीआई क्लर्क मेंस नहीं, आप प्रीवियस ईयर मेंस के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको तीनों साल के पेपर मिल जाएंगे। अगर आप बोलो तो 20, 21, 22 आपके 3 साल के पेपर को मर्ज करके भी मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाए कि क्वांट का जो लेवल है वो कैसा है। और ये वाला जो रियलिटी चेक वाला है कि सच्चाई, मेंस क्वेश्चन की सच्चाई, इसको अगर आप देख लोगे तो 22-23 के सारे अरिथमेटिक सवाल इसी में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये रियलिटी चेक का बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा यार 30-35 जो मैंने कहा क्वांट और रीजनिंग स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि इसमें से 30-35 ऐसे लाना है, वो तभी संभव हो पाता है जब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। पेपर में इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉक्स में कभी नहीं होगा। और कुछ पॉइंट्स सर आपको ऐड करना है। मैंने कहा ये एक वीडियो है ऑल बैंक एग्जाम्स 2024 17 आवर्स का एक मेंस का मैराथन। बस सर्च कर दीजिएगा मेंस मैराथन बाय कौशिक मोहंती, तो आपको ये वीडियो मिलेगा। प्लीज इसको कंप्लीट कीजिएगा। 17 आवर्स का वीडियो है, पॉज ले लेके इसको कंप्लीट कीजिएगा। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक जबरदस्त खजाना मैं आपको दे रहा हूं, क्वांटम कैट सॉल्यूशन सीरीज मेंस अरिथमेटिक। क्योंकि आपको पता है जिस एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन की आप बात करें वहां पे अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि मैं डेटा सफिशिएंसी नहीं आते बोल रहा हूं, आते हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन नहीं आते हैं, आते हैं। आपके बाकी फिलर्स आते हैं, कैसलेट बेस्ड आते हैं, बट वर्ड प्रॉब्लम्स का अलग ही रेस्पेक्ट होता है क्लरिकल मेंस और आरआरबी पीओ मेंस में, आपको भी पता है। तो यहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स का भंडारा ही है। जब आप क्वांटम कैट सॉल्यूशन सीरीज को जाओगे तो बच्चे बोलते हैं कि सर मेंस का क्वेश्चन है भाई, इतने सारे क्वेश्चन से तो कर नहीं पाएगा, ये साल खत्म हो जाएगा, कंटेंट खत्म नहीं होगा। सर ठीक है, ये तो अरिथमेटिक का है, सारे के सारे टॉपिक वाइज आपने परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क करवा दिया है। अरिथमेटिक के बाद डीआई का क्या? तो मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर बैंक एग्जाम्स का भी एक प्लेलिस्ट है। सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आपके हर किस्म के मेंस डीआई मिलेंगे, तो उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप सिर्फ बहाना देते रहते हो। तो जो जो आपको कहा गया, आई होप आप सभी चीजों को प्रॉपरली समझ चुके हो, आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपसे जो चीज कहा था वो चीज एक बार मैं आपको बोल दूं कि आप अगर सारे सब्जेक्ट्स में इक्वली डिसेंट हो तो प्लीज इनमें से कोई एक बात मत सुनना, आप आराम से अपना पढ़ो, आपका सिलेक्शन होगा। मैं यहाँ पे उन लोगों को गाइड कर रहा हूं जो मेरे खाते में आते हैं, मेरे कैटेगरी में आते हैं। मैं भी अपने जब साल स्टार्ट हुआ था 2016 में, अपना पहला एग्जाम दिया था, उस बार मेरा इसी जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की वजह से कोई पेपर मेंस का क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे जो पेपर क्लियर होने लगे वो 17 को होने लगे, बट 16 एक साल मेरा इसी वजह से गया था। और उस साल शायद अगर मैं एसबीआई क्लर्क मेंस देता तो शायद निकल जाता और बात अलग होता, वो कंप्लीट अलग चीज है क्योंकि उसमें सेक्शनल कट ऑफ है। बट क्या हुआ वो पता नहीं। बट मेरे बहुत से भाई बहन जो शायद एक सब्जेक्ट के वजह से पेपर नहीं क्लियर कर पा रहे, उनके लिए एक यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका एक वीकनेस जो है उसको फेंको, बाकी के ऊपर काम करो। बाकी जो आपके स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथ बनाओ, जो एवरेज है उसको स्ट्रेंथ तक लेके जाओ, जो वीकनेसेस है उन पे कम टाइम इन्वेस्ट करके जैसे कुछ नंबर्स उनमें से निकाल पाओ, बस उतना ही टाइम उनको दो, उसमें ज्यादा टाइम देके कोई फायदा नहीं। इस स्ट्रेटेजी के साथ जाओ। और जो मैंने आपको नंबर्स कहे हैं ना 30-35 दे आर अटेनेबल बिकॉज क्वेश्चंस के लेवल आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये नंबर्स अटेनेबल नहीं है, बट दीज नंबर्स आर वेरी मच अटेनेबल। आप एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर देखो और मुझे बोलना कि यस सर 30+ तो मैं प्रीवियस ईयर में लेके आ पा रहा हूं। बस एक बार वो कमेंट कीजिएगा और टाइमर लगा के कीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी जितना गाइड करना था मैंने कर लिया। अगर कोई भी पॉइंट छूटा होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड आई होप आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बहुत से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के थ्रू फॉरवर्ड किया हुआ है। सेशन पसंद आया होगा तो जाने से पहले एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट क्लास जो है उसको जरूर से जुड़िएगा। उसमें हम बैक टू रियलिटी एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस यानी कि स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक, डीआई सब कुछ करने वाले हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।